अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। हमने लास्ट क्लासेस में हिस्ट्री के एंशिएंट पार्ट एंड मेडाइवल मध्यकालीन भारत को हमने देख लिया था। मॉडर्न इंडिया हमारा बचा हुआ है, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे 2-3 क्लासों में। ठीक है, मॉडर्न इंडिया थोड़ा सा है लंबा, इसलिए 2-3 क्लास लग जाएंगी। देखो यहाँ पर जो नोट्स ये है, इस पर मत जाना, ये नोट्स बहुत लंबा है। ठीक है, और ये जो नोट्स है बीपीएससी वाले जो भैया लोग हैं वो लोग तैयारी करते हैं, या यूपीएससी वाले, उन लोगों के लिए है। तो तुम लोग इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को, तुमको एंट्रेंस एग्ज़ाम में इतना आना नहीं है। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस में हमने क्या क्या देखा था याद करो, थोड़ा सा दिमाग को चलाओ। पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? तो बोलेंगे सर हमने शुरुआत किया था मेडाइवल इंडिया, जिसमें दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया था। दिल्ली सल्तनत में हमने, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे डायनेस्टीज़ को देखा। खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी। फिर उसके बाद लोधी जैसे ही ख़त्म होता है मुग़ल एम्पायर शुरू होता है। मुग़ल एम्पायर में हमने देखा बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगज़ेब। एंड औरंगज़ेब के बाद तमाम बहुत सारे और मुग़ल शासक आए जो कि योग्य नहीं थे। जहांगीर जो औरंगज़ेब था ना, उसके बाद सब बकलोल मुग़ल शासक आया था। तो फिर उसके बारे में भी हमने कल लास्ट में देख लिया था। ठीक है, मैंने ये भी पढ़ाया था कि जो अकबर था, अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, 9 जेम्स। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करी गई है, तो मैं फिर से डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज की जो वीडियो है, जहांगीर हो गया था हम लोग का, शाहजहाँ भी कर लिया था। क्वेश्चन यहाँ से आता है, शाहजहाँ किसका बेटा था, जहांगीर, नवरत्न किसके दरबार में रहता था, ढेर सारे क्वेश्चन। अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, एक बार सिलेबस ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करते हैं। देखो ये यहाँ तक तुम्हारा क्या था, यहाँ तक मिडाइवल इंडिया था। अब मॉडर्न इंडिया यहाँ से शुरू होता है, कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, मॉडर्न इंडिया 1707 से लेकर के 1857, इसको बोलते हैं मॉडर्न इंडिया। और 1857 से लेकर के जो पीरियड हुआ है वो भी मॉडर्न इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन उसको गांधी युग भी कहेंगे, क्योंकि उस समय गांधी जी बहुत आगे आ गए थे और गांधी जी ने बहुत सारा काम किया था हम लोग को आज़ाद करवाने के लिए। अभी मॉडर्न इंडिया में अंग्रेज़ लोग कैसे भारत में घुसते हैं उसको समझना बस। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत आई थी, हम लोग को गुलाम बनाई थी, कॉलोनी बनाई थी बेसिकली। तो भारत एक कॉलोनी था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मॉडर्न इंडिया में औरंगज़ेब। तो जब मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो रहा था तो उस समय मुग़ल एम्पायर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था। ध्यान देना, मुग़ल एम्पायर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था जब मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो रहा था। तो मॉडर्न इंडिया के जो लास्ट शासक हुए बहादुर शाह द्वितीय, मतलब लास्ट नॉन शासक, इनका नाम शाह आलम फर्स्ट भी है। ठीक है, और ये उस समय के मुग़ल एम्परर थे जब ये स्टार्ट होने जा रहा था। ठीक है, मॉडर्न इंडिया। बहादुर शाह द्वितीय से एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि ये एक ऐसा शासक था ना, एक ऐसा किंग था जो सबसे बूढ़ा में 65 साल की उम्र में ये राजा बना था, इसीलिए इसको बुढ़ा बादशाह भी कहा जाता है, बूढ़ा बादशाह। ठीक है, और इसका एक और नाम था शाह बेखबर। ठीक है, शाह बेखबर। तो बहादुर शाह के दो निकनेम से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बुढ़ा बादशाह किसे कहा जाता था? बहादुर शाह द्वितीय को ही शाह बेखबर क्यों कहा जाता था? कि इनके राज में कौन मर रहा है, कट रहा है, क्या चल रहा है, इसको पता ही नहीं था, बस अपने दुनिया में बिजी, बेखबर। तो शाह बेखबर इसको नाम दिया गया। ठीक है, और इसका एक नाम था शाह आलम फर्स्ट। तो ये कुछ इसके नाम हैं, बस उतना याद रखो। फिर इसके बाद आता है जहांदार शाह। इसके बाद कौन आता है? जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह आता है, ये भी कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कुछ कहते नहीं, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, बस शासक का नाम याद रख लेना काफ़ी है। ओके, उसके बाद रफ़ीउल दौला आया, मोहम्मद शाह आया, दैट डॉल। एंड हम लोग अभी यहाँ से अकबर द्वितीय का नाम याद रखना, ये आएगा तुमको, मराठा साम्राज्य पढ़ाऊँगा ना तब तुमको समझ में आएगा। ठीक है, अकबर द्वितीय जो था एकमात्र ऐसा द्वितीय था। ठीक है, एकमात्र ऐसा द्वितीय, मतलब द्वितीय बोल रहे, एकमात्र ऐसा राजा था जिसको किसी
ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया था, ठीक है, इंडिया में। मतलब ब्रिटिशर्स लोग इंडिया में आए, इंडिया पे कब्जा किया, फिर उन्होंने अपना दिखाया, क्या किया, अकबर द्वितीय को बोला बेटा तुम राजा बन लो, तुमको मैं बना रहा हूँ। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा पहली बार किसी को राजा बनाया गया था, तो वो था अकबर फर्स्ट, ठीक है। और अकबर द्वितीय ने ही एक काम किया था, जैसे कि मोहन राय उस समय थे, आप मोहन राय को जानते होंगे। मोहन राय को राजा राम किसने कहा था, राम मोहन राय इनका पूरा नाम था, लेकिन राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ही नहीं दिया था, इसीलिए हम लोग बोलते हैं राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। फिर अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह सेकेंड आता है, बहादुर शाह जफर भी इसका नाम है, ठीक है। ये सभी क्या हैं, ये सभी सीक्वेंस हैं मुग़ल एम्परर के, मतलब लेटर मुग़ल जो पीरियड था उसके ये सब शासक है। तो लास्ट में आता है बहादुर शाह सेकेंड, इसका नाम है बहादुर शाह जफर भी इसका ही नाम है, ठीक है। द लास्ट मुग़ल एम्परर, तो क्वेश्चन आएगा ना हु वाज द लास्ट मुग़ल एम्परर, तो याद रख लोगे बहादुर शाह सेकेंड, ठीक है। ये बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह सेकेंड, और इसका नाम है शाह आलम फर्स्ट भी कहते हैं, तो ये अलग है। और जो लास्ट वाला है, मतलब ब्रैकेट में इनका दूसरा नाम भी लिख लेना ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ये अलग है, ठीक है। तो लास्ट मुग़ल एम्परर है, ठीक है। और इसके बारे में तुम एक चीज़ और पढ़ोगे, जब 1857 का रिवोल्ट क्रांति हो रहा था, 1857 वॉर, तो उसमें ये भारत की ओर से लड़ा था, मतलब भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। अंग्रेज़ों से ये लड़ रहा था भारत की ओर से, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। तो इंग्लिश वर्सेस इंडियन हो रहा था 1857 में, तो उसमें बहादुर शाह एज अ किंग, एज अ एम्परर लड़ रहा था, ठीक है, एज अ लीडर ये लड़ रहा था। होपफुल 1857 की क्रांति तुम भी जानते हो कि बहुत लड़ाइयाँ हुई, मंगल पांडे के से शुरू हुआ, फिर बहुत लड़ाइयाँ हुई, जिसमें होपफुली इंडियंस लोग हार गए और मुगल्स वगैरह भी हार गए, जिसके कारण जैसे ही इंडियंस लोग हार गए तो ये जो बहादुर शाह था इसको ब्रिटिशर्स लोग छोड़ देगा क्या, पकड़ लिया, और पकड़ करके रंगून एक जेल है, ठीक है, जेल है, वहाँ पे भेज दिया, रंगून जेल में। एंड सुनो, यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो लोग थे, इन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया। इसके जितने भी बाल बुतरू था, मतलब इसके जितने भी उत्तराधिकारी लोग था बहादुर शाह का, उसको एकदम पूरे जड़ से ख़त्म कर दिया। अब ना रहेगा बाज ना बजेगा बांसुरी, अब इसका कोई बेटा ना रहा, ना ही कोई भतीजा, ना ही कोई नहीं रहा। तो अब अगला शासक कौन बनेगा, बहादुर शाह के बाद कोई नहीं, अगला शासक कोई नहीं बनेगा। अब राज इंडिया पे किसका होगा, तो इंडिया पे राज होगा ब्रिटिशर्स लोग का। अभी ये तो हुआ शॉर्ट में ना, अभी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि 1857 में ब्रिटिशर्स लोग पहले इंडिया में घुसे कैसे थे। 1857 तो दूर की बात है, ब्रिटिशर्स लोग इंडिया में 1700 के आसपास में ही घुस गए थे, ठीक है। तो 1857 तो दूर की बात है, कैसे घुसे थे वो देख लो। मराठा साम्राज्य उसके लिए समझना पड़ेगा तुमको, तो मराठा साम्राज्य हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर समझना, एंड अगेन ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो पॉइंट ज़रूरी है बस वही मैं बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मराठा साम्राज्य आप जानते ही होंगे, इनके संस्थापक कौन थे, मराठा, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी का नाम सुने हो, बोलेंगे जी हाँ सुने। तो जी हाँ, मराठा साम्राज्य की जो शुरुआत की थी उन्होंने की थी छत्रपति शिवाजी ने। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा हु वाज द फाउंडर ऑफ मराठा किंगडम, मराठा साम्राज्य, देन आंसर क्या होगा आपका, छत्रपति शिवाजी, ठीक है। छत्रपति शिवाजी का जन्म जो हुआ था 20 अप्रैल 1627 को पूना के निकट सिवनेर नामक एक स्थान पे हुआ था, ठीक है। 20 अप्रैल 1627 सिवनेर में इनका जन्म हुआ था। पूना के निकट, मतलब पूना के बगल में पड़ता है ये जगह सिवनेर, ठीक है। तो याद रखना, इनका जन्म से भी क्वेश्चन बनता है। तो 20 अप्रैल 1627 में किनका जन्म हुआ था, इनका, और 12 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 12 अप्रैल देखो लिखा गया है तुमको, 12 अप्रैल 1680 में, 12 अप्रैल 1680 में। तो 20 अप्रैल जन्म, 12 अप्रैल ख़त्म, ठीक है। 20 अप्रैल
1627 में इनका जन्म हुआ था, 12 अप्रैल 1680 में इनका डेथ हो गया था। ये तो बात हुई कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं। अब शिवाजी के माता पिता का नाम भी आ जाता है एग्ज़ाम में। तो शिवाजी के जो माता का पिता का नाम था वो शाहजी भोसले था और माता जी जीजाबाई थी। दोनों का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। और इनके एक बहुत ही फेमस टीचर थे शिवाजी के टीचर, गुरु, जिनका नाम था गुरु कोंडदेव। गुरु कोंडदेव, तो ये इनके मतलब बहुत अच्छे गुरु थे और ये इतने अच्छे टीचर थे कि इनका प्रभाव हमारे छत्रपति शिवाजी पे बहुत पड़ा। और छत्रपति शिवाजी का एक सपना था कि ये मुस्लिम लोग, मुग़ल लोग को भगाया जाए हमारे देश से और हिंदू राज्य बनाया जाए। तो ये था छत्रपति शिवाजी का सपना। उस समय जब छत्रपति शिवाजी का जब समय चल रहा था, तो देखो ना, इनका जन्म 1627 में हुआ, तो काफ़ी पहले हुआ था। उस समय मुग़ल साम्राज्य हमारे में था और जब ये राजा बनते हैं, मराठा साम्राज्य को संभालते हैं, उस समय राजा कौन था जानते हो इंडिया में? दिल्ली की गद्दी कौन संभाल रहा था? वो मतलब दिल्ली का थ्रोन कौन संभाल रहा था? हु वाज सिटिंग ऑन थ्रोन ऑफ दिल्ली? तो उस समय औरंगज़ेब था, औरंगज़ेब। इसी कारण मराठा साम्राज्य, मराठा वाले जो थे शिवाजी, वो तो चाहते थे कि हमारा देश के आसपास के एरिया, पहले ये जो जहाँ पर रहते थे ना, मान लीजिए ये यहाँ पे रहते हैं, तो ये चाहते थे मेरे आसपास के एरिया में मुस्लिम ख़त्म हो, फिर ये ख़त्म होगा तो फिर आने वाले भारत के सारे एरिया में भी ख़त्म हो, फिर ऐसे कर करके पूरे भारत में मुस्लिम ख़त्म करना चाहते थे। तो अब औरंगज़ेब खाली थोड़ी बैठा था, औरंगज़ेब बदला लेता था। शिवाजी इधर कुछ भी इधर से करते थे, उधर से औरंगज़ेब का रिप्लाई आ जाता था। दोनों लड़ाई खूब किए हैं औरंगज़ेब और मराठा, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। शिवाजी ने पहला अपना लड़ाई युद्ध कब किया था, सैन्य अभियान कब किया था? तो 1643 में किया था बीजापुर के विरुद्ध, ठीक है। बीजापुर के विरुद्ध सबसे पहला इन्होंने लड़ाई लड़ा था 1643 में, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1627 में। पहला लड़ाई 1643 में बीजापुर के विरुद्ध। और जब ये लड़ाई लड़ा था इन्होंने 1643 में, तो ये जीत गए थे, शिवाजी जीत गए थे। और तोरन का एक किला है, उसको जीत लिया था। तोरन का किला इन्होंने जीत लिया था, ठीक है। शिवाजी ने ही पन्हाला, कोल्हापुर और पुरंदर का किला भी जीता था। तो इन्होंने जो बताया, इन्होंने फोर्ट बहुत जीता करते थे। इनको लगभग इन्होंने 32 से 33 फोर्ट जीता था अपने लड़ाई के दम पर, ठीक है। और इनको पहाड़ी चूहा भी कहा जाता है, जानते हो क्यों? क्योंकि ये छापा मार पद्धति के लिए फेमस थे। छापा मार पद्धति को एक और नाम है गुरिल्ला पद्धति, और इन्हें पहाड़ी चूहा भी कहा जाता है। इसलिए क्योंकि जानते हो उस समय ये जहाँ पे रहते थे वहाँ पे पहाड़ की कमी नहीं थी, और पहाड़ में ये क्या किया करते थे, जाते थे पहाड़ों में छुप छुप करके वार किया करते थे। अब किसी को पता, जो मार खा रहा था मुग़ल वाला, उनको पता नहीं था कि कंधे से मार रहा है, ये तो पता नहीं चल रहा है मतलब किधर से मार रहा है। तो शिवाजी बहुत तेज़ थे, इधर उधर छुप जाते थे और अपने सैनिकों को छुपा देते थे और सब वार करता था। और नीचे में मरा रहा है, इधर से तीर आ रहा है, उधर से तीर आ रहा है, ऊपर से, ठीक है। और इतना दिमाग लगाओ यार, जैसे कि देखो ये पहाड़ है, ठीक है, और ये ज़मीन है। अब ये ज़मीन से कोई मारेगा तीर तो कितना दूर जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा इतना दूर। अब आसमान में तो नहीं चल जाएगा तीर, उतना थोड़ी पावर होता है, तो तीर इतना दूर जाएगा। लेकिन ऊपर से कोई मारेगा तो पूरा नीचे आएगा। अगर मैं तुमको 10 मंजिला बुर्ज खलीफा से नीचे फेंकूँ तो तुम पक्का एकदम ज़मीन पे जाके पटकाओगे। तो ऊपर से नीचे आना इज़ ईजी, लेकिन नीचे से ऊपर जाना इज़ क्वाइट हार्ड। इसीलिए ये लोग हार जाते थे। किनसे? शिवाजी से। शिवाजी तो पहाड़ में रहते थे और सबको मारते थे नीचे वाला को, ठीक है। वैसे इतना आपसे पूछेगा नहीं एग्ज़ाम में, बस समझाने के लिए मैंने बताया है, ओके। तो जैसे ही इन्होंने पहला अभियान 1643 में किया, बीजापुर को जीता। बीजापुर के साथ साथ इन्होंने बहुत किलाएँ जीती, जिनमें से एग्जाम्पल है तोरन का किला एंड पन्हाला का किला, कोल्हापुर का किला, पुरंदर का किला, ठीक है। पुरंदर फोर्ट, पन्हाला फोर्ट, कोल्हापुर फोर्ट एंड तोरन फोर्ट, ये सभी इन्होंने जीत लिया। और जैसे ही इन्होंने विरुद्ध किया था, बीजापुर को जीता था, तो बीजापुर के जो मंत्री थे, शासक थे उस समय, सेनापति, बीजापुर के सेनापति अफजल खान थे, अफजल, ठीक है, अफजल खान थे।
इनकी हत्या कर दी शिवाजी ने, ख़त्म, टाटा बाय बाय कर दिया इनको। फिर आता है असली युद्ध। उस समय भारत के महान तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इसने महान कुछ काम किया नहीं था, लेकिन उस समय भारत के बहुत शक्तिशाली, इसके पास आर्मी की कोई कमी नहीं थी। औरंगज़ेब उस समय भारत में कौन था, शासक था हमारा, और इधर से शिवाजी, द ग्रेट शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। अब इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ अक्सर हुआ करती थी। क्यों लड़ाइयाँ हुआ करती थी? क्योंकि शिवाजी रुकने वाले नहीं थे। जैसे कि इन्होंने इतना किलाए जीता, फिर इन्होंने क्या किया ना, आगे चल के सूरत लूट लिया। सूरत किसके कब्जे में था? सूरत जो था ना, सूरत पे मुग़लों का कब्जा था। अब शिवाजी ने जाके सूरत को लूट लिया, लूट मार मचा दिया पूरा। क्यों सूरत को ही क्यों लूटा? उस समय मुग़ल एम्पायर में मुग़लों के लिए सूरत जो था ना बहुत मायने रखता था। इंडस्ट्रियल हब था। इंडस्ट्रियल हब समझते हो? इंडस्ट्रीज जितनी भी है, और ये पानी के किनारे है तो यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिस्टम भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, सूरत देखना मैप में जा कर के, ये पानी के किनारे वाला कंट्री है। कंट्री नहीं बोल, सॉरी माफ़ करना भाई, कंट्री नहीं, मतलब एक शहर है। ठीक है, कंट्री तो इंडिया, ओके, तो शहर है और इस पे मुग़ल का था। अब मुग़ल लोग गरमा गए, अरे बाप रे बाप, ये तो मेरा सबसे मेन नस पे वार कर दिया। कौन? शिवाजी। क्योंकि अगर तुम किसी की इकोनॉमी पे वार करते हो तो जाहिर सी बात हो गुस्साएगा ना। तो मुग़ल का मेन इकोनॉमी का सोर्स था सूरत, और शिवाजी ने इसी को लूट लिया। अब औरंगज़ेब ने क्या किया, लड़ाई का घोषणा कर दिया, बोला शिवाजी को तो छोड़ेंगे नहीं, उड़ा देंगे। तो शिवाजी के खिलाफ एक अभियान चलाया। किसने? औरंगज़ेब ने। लेकिन यहाँ पे औरंगज़ेब खुद लड़ने नहीं आया। औरंगज़ेब कभी भी अपने लड़ने नहीं आता था। अपना जो सबसे अच्छा सेनापति होता था, शासक होता था उस समय, उसको भेज दिया करता था। तो क्या हुआ, जैसे ही सूरत शिवाजी ने लूटा था, ठीक है, जैसे ही सूरत शिवाजी ने लूटा था तो उधर से औरंगज़ेब गरमा गया। और औरंगज़ेब खुद लड़ने नहीं आया था, औरंगज़ेब की तरफ से आया था जय सिंह। अब जानते हो इस लड़ाई में कौन जीता था? तुमको क्या लगता है कौन जीतेगा? शिवाजी, द ग्रेट शिवाजी, और द जय सिंह? कौन जीतेगा बताओ, तुम लोग को क्या लगता है? तो मैं आप लोगों की भावनाओं को समझता हूँ। आप लोग इंडियन हैं तो इंडियन का ही साथ देंगे, तो अब बोलेंगे द ग्रेट शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ही जीते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। इस लड़ाई में शिवाजी की हार हो गई थी और जय सिंह जीत गया था। और जय सिंह जीत गया तो अब ये जीत गया तो इसका रजबो जीत गया। मतलब अल्टीमेटली जीत किसकी हुई? औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब बहुत खुश हुआ इससे। और इसके बाद क्या हुआ, शिवाजी का एक बेटा था संभाजी, ठीक है, शिवाजी का एक बेटा था संभाजी। इस जीत के बाद क्या हुआ ना, शिवाजी तो हार गए। शिवाजी ने क्या कर ली, ट्रीटी साइन कर ली, संधि साइन कर ली, जिसमें संधि में कहा गया फिर कि जो किला आपने इतना सारा जीता है, 35 किला किया था, 35 किला जीता था किसने? शिवाजी ने। 35 किला, 35 फोर्ट इन्होंने जीत रखा था, जिनमें से ट्रीटी हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ इन दोनों के बीच में, शिवाजी एंड औरंगज़ेब के बीच में, जिसमें से 35 था ना, 35 में से बोला हमको 23 चाहिए। औरंगज़ेब 23 छीन लिया, किससे? शिवाजी से। अब 35 में 23 घटा दो तो 23 लेके चल गया औरंगज़ेब, बचा जो उसके शिवाजी के ही पास रहा, ठीक है। और एक चीज़ और हुआ, इनका जो बेटा था संभाजी, संभाजी को भी लेके कौन चला गया? कौन लेकर चला गया अपने दरबार में? औरंगज़ेब लेके चला गया। तो इनका बेटा को भी, शिवाजी के बेटा को भी लेकर चला गया। अब ऐसे ही करते करते क्या हुआ ना कि अब शिवाजी का बेटा संभाजी औरंगज़ेब के पास है, तो इनको भी तो ख्याल होता होगा मेरा बेटा कैसे वहाँ पे रह रहा होगा। तो फिर शिवाजी चाहते थे मिलना औरंगज़ेब से, तो औरंगज़ेब से मिलने गए शिवाजी दिल्ली, ठीक है, पूना से गए दिल्ली। तो वहाँ पे क्या हुआ, औरंगज़ेब ने बोला आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए आइए। तो औरंगज़ेब बुलाया। फिर जैसे ही पहुँचते वहाँ दिल्ली, बात तो थोड़ा बहुत होता है पीछे से, मतलब कब्जा कर लेते हैं, धोखा दे करके शिवाजी को बंदी बना लेते हैं, जेल में ठूस देते हैं। तो यहाँ पर शिवाजी का ख़त्म हो गया कहानी, ठीक है, जेल में चले गए। फिर शिवाजी भी तेज़ थे, शिवाजी को हल्के में ले लिया था ये लोग। शिवाजी ने तुरंत क्या किया, तुरंत नहीं, समय लग गया इनको। इन्होंने
अपना पूरा दाढ़ी बाल मुंह में एकदम पूरा लुक ही चेंज कर दिया अपना यार, बाल वगैरह सब बढ़ा दिया। और मौके का मतलब देख रहे थे, मौका देख रहे थे, और जैसे ही मौका मिला तो एक उस समय मराठा साम्राज्य था तो फल की टोकरी वगैरह आया करती थी सब, तो वही एक वो फल का टोकरी उठाते हैं और जेलवा से निकल के भाग जाते हैं। अब शिवाजी अगेन जेल से छूट चुके हैं, बवाल तो फिर मचाएंगे। फिर आते हैं जेल से छूट करके शिवाजी, फिर क्या करते हैं शिवाजी, दोबारा सूरत को लूट लेते हैं देख रहे हो, फिर बवाल मचेगा। शिवाजी फिर दोबारा सूरत को लूट लेते हैं 1670 में। क्वेश्चन आता है 1670 में शिवाजी ने सूरत को दोबारा कब लूटा था, तो 1670 में लूटा था, ठीक है। फिर 1674 में ये अपने आप को पूरे तरीके से छत्रपति, ठीक है, 1674 में अपने आप राज्य अभिषेक रायगढ़ में इन्होंने करवाया था और छत्रपति का नाम लिया था, ठीक है। इनसे पहले इनका नाम सिर्फ शिवाजी था, लेकिन 1674 के बाद जब से इनका राज्य अभिषेक हुआ, तिलक हुआ, उसके बाद से सब इन लोगों शिवाजी को नाम पड़ गया छत्रपति शिवाजी, ठीक है। तो इनका नाम छत्रपति शिवाजी 1674 में जाके पड़ा था, समझ रहे हो, इतना लेट। उससे पहले बस इनका नाम शिवाजी ही था, ठीक है। इनका राज्य अभिषेक, शिवाजी का राज्य अभिषेक गंगा भट्ट ने किया था, ठीक है। बहुत महान पंडित थे, उन्होंने ही किया था, ठीक है। बनारस के रहने वाले थे, पांडा इसको बोलते हैं, जो सबसे महान पंडित होता है उसको पांडा बोलते हैं। पंडित जी तो छोटा मोटा होता है, लेकिन पांडा सबसे महान पंडित। फिर ऐसे ही करते करते शिवाजी लास्ट में मर जाते हैं, और क्या यार, इतना तो डिटेल में पढ़ा दिया। शिवाजी मर जाते हैं और इनका लास्ट जो लड़ाई होता है वो 1677 में होता है, कर्नाटक का युद्ध होता है, ठीक है। ये था शिवाजी जब जैसे ही मरते हैं तो अब कोई ना कोई राजा तो बनना चाहिए ना, तो शिवाजी के दो उत्तराधिकारी थे, एक संभाजी और एक किसका, चचेरा भाई। मतलब देखो, संभाजी शिवाजी का अपना बेटा था जिसको कौन लेके चला गया था, औरंगजेब। और एक राजा राम था, अपना बेटा नहीं था लेकिन चचेरा बोल सकते हो, भाई का बेटा। तो अब कौन राजा बनेगा, अपना बेटा या भाई का बेटा? तो होपफुली संभाजी उस समय क्या किया, संभाजी औरंगजेब के चंगुल से कैसे कर करके, मतलब कैसे भी करके वो बाहर आ गया। संभाजी आ गया तो शिवाजी का बेटा था संभाजी, अगला शासक संभाजी ही बनता है, राजा राम नहीं बनता है। फिर संभाजी अगला शासक बने, और क्या, तो अगले छत्रपति कौन बनेंगे, संभाजी, ठीक हो। यहाँ पर लिखा गया है संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे, वहाँ से भाग करके मराठा साम्राज्य के अगले छत्रपति बनते हैं ये, ठीक है। फिर इन्होंने ऐसा कुछ बड़ा काम किया नहीं, लेकिन इन्होंने काम किया है, लेकिन उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। फिर ये होपफुली ये जो हैं संभाजी के बाद कौन राजा बनता है वो देख लो। संभाजी की कैसे भी करके इनकी मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही संभाजी का दो चीज़ याद रखना, संभाजी का लड़ाई औरंगजेब से हुआ था, जिसमें संभाजी ना और औरंगजेब जीत गया था और संभाजी को एकदम बुरी तरीके से मौत दी थी, मर गया था संभाजी। तो और संभाजी को मारने वाला कौन था, औरंगजेब था, याद रखना। ये क्वेश्चन आता है भाई, इसीलिए मैं जोड़ दे रहा हूँ। संभाजी को पूरे तरीके से खल्लास ख़त्म करने वाले कौन था, औरंगजेब था। जानते हो औरंगजेब ने संभाजी को क्यों मारा? संभाजी ने एक गलती की थी। औरंगजेब का एक बेटा था अकबर सेकेंड, औरंगजेब का एक बेटा था अकबर सेकेंड, और ये अपने बाप के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते रहता था, मतलब विद्रोह करते रहता था, अपने बाप को उल्टा सीधा बोलते रहता था। और बोलते था, पापा औरंगजेब आप कौची कर रहे हैं, ऐसे ये सब नहीं करना चाहिए, आप अच्छा नहीं कर रहे। औरंगजेब भी गरमाल रहता था, बोलते कैसा नालायक बेटा पैदा हो गया है। औरंगजेब ने बोला संभल जाओ नहीं तो तुमको मार देंगे अकबर द्वितीय को। तो अकबर द्वितीय क्या किया, भाग करके अपने राज से भाग करके आया संभाजी के पास। संभाजी बोले क्या हुआ, क्या दिक्कत है? तो बोला देखो ऐसे ऐसे औरंगजेब हम पे एकदम हाथ धो के पड़े है, क्या करे सर? तो संभाजी बोले कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना, मेरे पास रहो, तुमको कुछ नहीं होगा। तो अकबर द्वितीय संभाजी के पास रहने लगा। अब ई वाला खबर कोई जाके औरंगजेब को बता दिया। अब औरंगजेब गरमाल, इतनी हिम्मत कि मेरे दुश्मन, मेरे विद्रोही बेटे, मेरे दुश्मन को संभाजी अपने घर में पनाह दिया, अब तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो क्या हुआ, अकबर सेकेंड जो था, अकबर सेकेंड और संभाजी
दोनों का चैप्टर आया गोसाल और दोनों का चैप्टर क्लोज कर दिया। इसी तरह से उनको मौत हो गई। अब जब संभाजी मर गया तो संभाजी के बाद संभाजी का एक बेटा था साहू जी को उत्तराधिकारी बनना चाहिए था, अगला राजा बनना चाहिए था, लेकिन साहू जी नहीं बनते। साहू जी क्यों नहीं बनते? जैसे ही औरंगजेब से संभाजी हारे तो औरंगजेब क्या किया, साहू जी को अपने पास लेकर चल गया। ठीक है, साहू जी को बंदी बना लिया और साहू जी को लेकर चल गया। याद करो शिवाजी का जब मृत्यु हुआ था तो जब लड़ाई हारे थे तो संभाजी को ले गया था औरंगजेब वाला। अभी संभाजी का जब मृत्यु हुआ, लड़ाई हारे, तो संभाजी का बेटा जो है साहू जी अब उसको भी ले गया। हारता है और बेटे को लेकर उठा के चल जाता है औरंगजेब। तो ये बनना चाहिए तो, लेकिन ये तो जेल में थे, तो अगला शासक बनेगा कौन? अगला शासक बनता है इसका भाई राजा राम। ठीक है, तो राजा राम ने कुछ ऐसा किया नहीं, एकदम 2 साल में मर गया, 2 साल में। तो उसके बाद अगला शासक कौन बनेगा? या तो राजा राम का एक बेटा था शिवाजी द्वितीय एंड साहू जी द्वितीय। अगला शासक कौन बनेगा? तो अगला शासक, इसकी एक मम्मी थी शिवाजी की मम्मी, शिवाजी द्वितीय की मम्मी, जिसका नाम था ताराबाई। ताराबाई का एकदम पूरा मन था कि हमरे बेटवा बनतो राजा, ओकर बेटवा नहीं बनने देबो, हमारे बेटवा बनतो। मम्मी लोग को जानवे करते हो, अपना बेटा से प्यारा कोई और होता नहीं है। तो उनकी मम्मी थी ताराबाई, राजा राम की पत्नी। ताराबाई ने क्या किया, शिवाजी द्वितीय को राजा बना दिया इन द अब्सेंस ऑफ, क्योंकि उस समय ये जेल में थे तो अब कोई था नहीं, तो अल्टीमेटली राजा बनेगा कौन? जो वंशज है वही ना। तो शिवाजी द्वितीय राजा बन जाते हैं, लेकिन ये बकलोलवा कुछ कर नहीं पाया। बहुत कम उम्र में इसको राजा बना दिया गया था। अभी तुम ही सोचो 10 साल की उम्र में कोई राजा बना दिया जाए तुमको, तो तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं। तो इसको बहुत कम आयु में राजा बना दिया। फिर साहू जी लौट के आते हैं, और साहू जी बड़े खतरनाक आते हैं, एकरो मारते हैं और इसकी जो मम्मी थी ताराबाई उसको भी मार देते हैं। लड़ाई ख़त्म। तो एक लड़ाई होता है साहू जी वर्सेस ताराबाई, साहू जी वर्सेस ताराबाई, जिसमें साहू जी जीत जाते हैं, ताराबाई हार जाती है। ठीक है, और एक बात याद रखना, औरंगजेब तो उस समय मर चुका था, तो साहू जी जो था, चूँकि मुग़ल के कब्जे में था, उनके दरबार में, मतलब मुग़ल लोग ने इनको पकड़ के रखा था। तो साहू जी जब छूट के आ रहे थे, साहू जी जब छूट के आए थे मुग़ल के चंगुल से, उस समय राजा कौन था मुग़ल में? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय उस समय राजा था। ठीक है, बहादुर शाह ने क्या किया ना, एक चाल चला था। बहादुर शाह को लगा ना संभाजी द्वितीय हमारे साथ, संभाजी जो है हमारे साथ इतना साल रहे हैं, तो संभाजी हमारे तरफ से लड़ेंगे। बहादुर शाह मुग़ल शासक ने क्या किया, संभाजी को एज अ वेपन, ठीक है, छोड़ दिया। बोला संभाजी जाओ मराठा साम्राज्य को धो के आओ, मराठा साम्राज्य को। तो संभाजी आए, बोले ठीक है सर, ठीक है मुग़ल सर, मैं जाता हूँ सर, मराठा को सबक सिखा के आता हूँ। अब मराठा को संभाजी आए, मराठा को पूरी तरीके से मारा। किसको मारा? ताराबाई और इसको, और मराठा साम्राज्य को हरा दिया। फिर बहादुर शाह बोला कि अब तो मराठा वगैरह हार गया है, अब हमको गद्दी सौंप दो। बहादुर शाह तो बोला गया यहाँ से, मुँह देखा है अपना। तो साहू जी बोले अगला शासक हम होंगे, बहादुर शाह तुम नहीं। बहादुर शाह को कुछ नहीं मिला, तो बहादुर शाह को जेल से छोड़ना पड़ गया भारी। ये तो अपने मतलब के लिए छोड़ा था ना, कि जाएगा साहू जी मराठा लोग को मार पिटेगा, फिर अगला अधिकार मराठा पे हम मेरा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। साहू जी बोले मैं बनूंगा, तुम नहीं। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होता है कि साहू जी फिर हार जाते हैं, यार हार नहीं जाते, सॉरी, साहू जी मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है इनकी। ठीक है, इसके बाद मराठा साम्राज्य में कोई ऐसा मराठा बचा नहीं था कि मराठा साम्राज्य को आगे ले जा सके। तो फिर आगे चल के मराठा साम्राज्य में छत्रपति का जो पद था वो कैंसिल हो गया, और इनके ही दरबार में रहा करते थे पेशवा। ठीक है, पेशवा, छत्रपति लोग, पेशवा लोग रखा करते थे। ठीक है, तो इनके ही दरबार में रहा करता था पेशवा। अब छत्रपति ख़त्म हो गया, तो अगला जो वंश बनेगा ना वो पेशवा का बनेगा। अब मराठा साम्राज्य को अब कौन संभालेगा? छत्रपति की पेशवा, अब पेशवा संभालेगा। देखो एक चीज़ मैंने नहीं बताई थी, जो छत्रपति शिवाजी थे उनके दरबार में अष्टप्रधान रहा करते थे, अष्टप्रधान। ठीक है, अष्टप्रधान समझते हो? मतलब 8 जेम रहा करते थे इसके, और 8 जेम में से एक था पेशवा। 8 जेम में एक, मतलब टोटल 8 थे, 1 2 3, जिसमें से एक था पेशवा, और पेशवा ही आगे चल के क्या बनता है,
क्या बनता है, मराठा साम्राज्य का 7वां। सबसे पहले पेशवा कौन थे, तो उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले पेशवा थे। तो पूछेगा तुमसे एग्जाम में, हु वाज द फर्स्ट पेशवा, तो बालाजी विश्वनाथ याद रखना, ठीक है। इन्होंने ही पेशवा को सबसे पहले बनाया, मराठा साम्राज्य पे लाया, तो इनका नाम तो याद होना चाहिए क्योंकि सबसे फर्स्ट थे ये। और एक चीज़ मैं बता दूं, साहू जी जो जब लड़े थे इन दोनों से, तो इनके अंदर इतना क्षमता नहीं था कि इन दोनों से लड़के हरा दे और साथ ही साथ बहादुर शाह से भी विद्रोह कर दे। तो साहू जी की बहुत मदद की थी किसने, पेशवा ने। और पेशवा में किसने, बालाजी विश्वनाथ ने। बालाजी विश्वनाथ ने लड़ाई में साहू जी को बहुत हेल्प किया था। साहू जी भी तो बच्चे ही थे यार, साहू जी जो भी थे वो भी बच्चे थे, और अकबर द्वितीय को हराया वो भी बच्चा था, लेकिन साथ इनको पेशवा का था। पेशवा बहुत ही प्रतापी, बहुत ही ताकतवर हुआ करते थे अपने समय में। तो पेशवा के मदद से ही अगला शासक जो बना साहू जी बन पाया था। फिर साहू जी की जैसे मृत्यु होती है, अब साहू जी के बाद कोई रहता नहीं, तो अगला मराठा साम्राज्य को संभालने वाला पेशवा ही था। पेशवा में बहुत सारे पेशवा आया, और जो मराठा साम्राज्य पे पेशवा का शासन रहता है उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा तुमको पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा, पॉलिटिक्स में। तो पेशवा काल को कौन सा काल कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एग्ज़ाम पे आ जाता है कभी कभी। फिर बालाजी के बाद आता है बाजीराव प्रथम, अगला पेशवा बाजीराव प्रथम। देखो बाजीराव प्रथम जो थे, इसके बेटे थे बालाजी के, तो बाजीराव प्रथम। ओके, इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है। इन्होंने, जानते हो, 500 कलरगी यानी घोड़सवार को लेकर के मुग़ल के जो समय शासक थे, नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला क्यों कहते हैं इनको, ये रंगीला था, पूरा यासी लड़कीबाजी किया करता था इसीलिए, ठीक है। तो मोहम्मद शाह रंगीला को 500 घोड़सवार लेकर के मारा और दिल्ली को बहुत लूटा बाजीराव प्रथम ने। बाजीराव प्रथम को छत्रपति शिवाजी का दूसरा रूप माना जाता है। क्यों माना जाता है इनको छत्रपति शिवाजी का दूसरा रूप, क्योंकि इन्होंने भी छापा मार पद्धति, गोरिल्ला पद्धति का बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ इन्होंने ही किया है। शिवाजी ने तो यूज किया ही था, लेकिन उसको एकदम एक्सेस में जा कर के बहुत ज़्यादा यूज़ किया इन्होंने। जब जब लड़ाई लड़ते थे छापा मार पद्धति का यूज़ करते थे, इसीलिए इनको दूसरा कहा जाता था। फिर इस समय इन्होंने पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब यूरोप से आया था पुर्तगाली, ठीक है। इंडिया में ना इंग्लिश लोग बहुत चरणों में आया है। सबसे पहले वास्को डी गामा आए थे, कोची में आए थे, कोची पड़ता है केरला में, वहाँ पे लैंड आए थे। ये पुर्तगाली था। वास्को डी गामा कैसा था, पुर्तगाली था। ये वास्को डी गामा जानते हो ट्रेडिंग के पर्पज़ से आया था। इसको उस समय केरला में काला मिर्च बहुत फेमस हुआ करता था, ठीक है, ब्लैक पेपर उसको बोलते हैं। तो ब्लैक पेपर की नाम सुन करके सुगंध से शायद यूरोप से कहाँ आ गया, इंडिया आ गया। तो कई बार पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की थी, तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की है, समझे। तुम लोग मार के चले आते हो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, बिल्कुल गलत है। भारत की खोज उसने नहीं की है, भारत पहले से नोन है। अरे वास्को डी गामा को कैसे पता था कि भारत उधर है, भारत पहले से नोन था इसीलिए ना। तो वास्को डी गामा, लेकिन उस समय यूरोप में जो रहते थे, पुर्तगाल, डेनमार्क, फ्रांस, ये सभी ब्रिटिशर्स, यूके, यूनाइटेड किंगडम, उन लोगों को इंडिया आने का रास्ता नहीं पता था। इंडिया आने का रास्ता नहीं पता था। इसके बारे में मैंने तुमको ज्योग्राफी वाले क्लास में पढ़ा रखा है बहुत डिटेल में। तो रास्ता इनको नहीं पता था, यूरोपियन को, यूरोप वाले जितने भी देश हैं उनको। तो वास्को डी गामा ने भारत आने की जो रूट होती है ना, रास्ते की खोज की थी, ना कि भारत की। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, वास्को डी गामा ने क्या खोज किया था, भारत में आने की रास्ते, रूट की, भारत की नहीं। तो क्या होता है 1739 में, ठीक है, मैंने समझाया आपको कि ये जो बाजीराव प्रथम थे, इनका लड़ाई पुर्तगालियों से हुआ था, ठीक है। सालसेट तथा बासिन छीन लिया पुर्तगालियों से। पुर्तगाली उस समय भारत में आके रहने लगे थे, गोवा वाले रीजन में। तो उनके हाथ में, पुर्तगालियों के हाथ में सालसेट एंड बासिन का महल था। तो बाजीराव प्रथम ने छीन लिया इन लोगों से, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है 1739 में। 1739 में भारत में आया था नेपोलियन।
कहा जाता है, निकनेम है इसका, ऐसे ओरिजिनल नाम इसका नादिर शाह है। इसका निकनेम नादिर शाह को जानते हो क्या क्या कहा जाता है? एशिया का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन। ये भारत में आया था 1739 में, आक्रमण किया था और मुग़लों का सफाया करने के लिए आया था। उस समय बाजीराव ने वादा किया था किससे? मोहम्मद शाह से, कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा अगर भारत पे कोई आक्रमण करता है। लेकिन बाजीराव प्रथम ने ऐसा कुछ किया नहीं। बाजीराव प्रथम ने मोहम्मद शाह का साथ नहीं दिया और पीटने के लिए छोड़ दिया। और नादिर शाह नेपोलियन था यार, बहुत ख़तरनाक था, मोहम्मद शाह को बड़ी मार मारा था, बहुत मार मारा था। और बाजीराव प्रथम ने अपने वादे से मुकर गया, बोला मैं तुमको बचाऊंगा, अगर कोई तुमसे लड़ने आता है तो मैं तुमको बचाऊंगा। लेकिन बाजीराव ने उनको मदद ही नहीं किया और इसी कारण मोहम्मद शाह बहुत पिटाया और गरियाया, साला कितना धोखाबाज है ये बाजीराव, हमको मदद तो नहीं किया, पिटाईला छोड़ दिया, बहुत मार मारा भैया नेपोलियन हमको। फिर इनके समय में जो मराठा साम्राज्य था ना, मराठा साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था, वो 5 भागों में बट जाता है, डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, जिसका नाम होता है बड़ौदा, पूना, नागपुर, इंदौर, ग्वालियर। बड़ौदा, पूना, नागपुर, इंदौर, ग्वालियर, ठीक है। बड़ौदा में रहते हैं गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़ देखते होंगे चेन्नई सुपर किंग में, ठीक है। तो बड़ौदा में गायकवाड़ रहता है, पूना में रहता है पेशवा, पी से पूना, पी से पेशवा, नागपुर में भोसले, ठीक है, ठीक है, नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर, ठीक है, इंदौर में र है लास्ट में, होलकर में र है लास्ट में, ट्रिक बना लेना, याद कर लेना। ग्वालियर में सिहिया, ग्वालियर में सिहिया, तो ये 5 हुए, ठीक है, 5 याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद बालाजी प्रथम के बाद देखो, सबसे पहले थे बालाजी विश्वनाथ, दूसरा था बाजीराव प्रथम, अब तीसरा पेशवा कौन होगा? तो बालाजी देखो बालाजी विश्वराव, मतलब ट्रिक क्या बनाओगे, इन दोनों के नाम का कॉम्बिनेशन है, इसका बालाजी उठा लो, इसका बाजीराव उठा लो, अगला पेशवा का नाम इनसे मिलेगा। देखो बालाजी बाजीराव, ये अगला बनता है। फिर अगला के बाद माधव नारायण राव बनता है, ठीक है, इनको नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है, ये आता है एग्जाम में तो ध्यान देना। और सबसे ज़्यादा मराठा साम्राज्य जो था, इनके समय पे ही एक्सपेंशन किया है, साम्राज्य का विस्तार सबसे ज़्यादा बालाजी बाजीराव के मतलब हुआ है, ठीक है। और इनके ही समय पे, बालाजी बाजीराव के समय पे पूरी तरीके से 100% मराठा साम्राज्य पे पेशवा का अधिकार हो गया, ठीक, क्योंकि 1749 में छत्रपति जो थे साहू जी, उनकी डेथ हो जाती है। अब उनकी डेथ के बाद पूरी तरीके से बालाजी बाजीराव का अधिकार हो गया, 100% अथॉरिटी इनके पास आ गई, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, इन्होंने 14 जनवरी 1761 को अफ़गान का एक सेनापति था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली ने मराठा के साथ पानीपत का तीसरे युद्ध लड़ा था। तो याद रखोगे, 3rd बैटल ऑफ पानीपत किनके बीच में लड़ा गया था? देखा, 2 मैंने तुमको पिछली क्लास में बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट पढ़ा दिया है, बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड पढ़ा दिया है, आज देख लो बैटल ऑफ पानीपत 3। तो तीसरा पानीपत का युद्ध लड़ा गया किनके बीच में? पेशवा थे जिनका नाम था बालाजी बाजीराव, इनके बीच में, और उस समय एक और था, कौन, अरे सेनापति अहमद शाह अब्दाली, अफ़गान का ये सेनापति था, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था, याद रखना बस। जिनमें से होपफुली बालाजी हार जाते हैं और अफ़गान वाला जो था मोहम्मद शाह अब्दाली सेनापति, अफ़गान का सेनापति, उसकी जीत हो जाती है। अब ये खबर सुन के बहुत हड़कंप मच जाता है कि मेरा बालाजी बाजीराव मर गया। इसके कारण ये खबर सुनकर पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इनका जो सैनिक था ना और अफ़गान का सैनिक था, दोनों लड़ रहे थे। अब देखा कि कौन जीतेगा, होपफुली जीत जाता है अफ़गान वाला। बालाजी बाजीराव इससे बहुत दुखी होते हैं और मर जाते हैं, सहन नहीं होता है हार इनको। फिर आगे आता है माधव नारायण राव, ये भी अगला पेशवा था बालाजी के मरने के बाद। उसके बाद माधव नारायण द्वितीय आता है, फिर आता है फिर ख़त्म, ठीक है, ख़त्म। उसके बाद होता है लड़ाइया, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। माधवराव के बाद अगला पेशवा कौन आता है? बाजीराव द्वितीय। और माधवराव के समय में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, याद रखना। बाजीराव द्वितीय के समय पे कौन सा युद्ध हुआ था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध,
ये एक पेशवा था, इसके समय पे दो दो युद्ध हुआ था, द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध एंड तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध। अच्छा, ये युद्ध हुआ क्यों करता था? प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध 1778 से 82 हुआ क्यों था? ठीक है, इसमें अंग्रेज जो थे भारत में घुसपैठ कर रहे थे। ठीक है, और कौन से रीजन में? मराठा वाले रीजन में। तो मराठा वाले जो बाजीराव पेशवा थे वो चुपचाप थोड़ी बैठेंगे भाई, वो भी लड़ते थे। तो अंग्रेज वर्सेस लड़ाई होता था जिसमें से होपफुली, और ये सभी युद्ध जानते हो ट्रीटी पे ख़त्म हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद द्वितीय हुआ, द्वितीय फिर तृतीय हुआ। इसमें क्या हुआ था? इसमें भी ट्रीटी हुआ था, संधि हुआ था। लेकिन इसमें से जो होलकर थे, भोसले होलकर एंड सिहागो, इन्होंने अंग्रेज़ की बात नहीं मानी और उनके ट्रीटी को साइन नहीं किया, एग्रीमेंट को नहीं माना। उसी कारण तीसरा भी युद्ध हो गया। अब तीसरा में देखो क्या हुआ, इम्पोर्टेंट है ये तीसरा। इस युद्ध में अंग्रेज़ जीत गए, और अंग्रेज़ जब जीत गए तो ये जो बाजीराव थे पेशवा, बाजीराव द्वितीय, इनको हार गए ये बेचारे। इनको क्या किया गया? इनको पेंशन के तहत पेंशन देना शुरू किया और इनका सारा राजपाट ले लिया। समझ रहे हो? और याद रखो, इसके एक बेटा था, बाजीराव द्वितीय को पेंशन का भोगी बना दिया, इसका सब छीन लिया। और इसका एक बेटा था, कौन? नाना साहेब। नाना साहेब जब 1857 की क्रांति होगी तो नाना साहेब देखना ये आएंगे लड़ने, पेंशन की भोगी थे। अब देखो, बाप को पेंशन मिल रहा है तो बाप मरेगा, बेटा आएगा, बेटा को भी पेंशनें मिलेगा। ये नहीं कि बेटा को राज मिल जाएगा, बेटा को भी पेंशन मिलता था नाना साहब को। फिर क्या होता है ना, पेंशन वगैरह जो दिया करता था पहले ज़्यादा दिया करता था, फिर पेंशन वगैरह अंग्रेजवन लोग बहुत घटा दिया। नाना साहब इससे बहुत नाखुश थे, बोले इतना पेंशन में तो कैसे गुजारा करेंगे सर। तो नाना साहब इस सब को लेके पेंशन जब घटाया तो बहुत गुस्सा थे। ठीक है, पेंशन घटाने वाला कौन था? लॉर्ड डालहौजी। लॉर्ड डालहौजी ने उनका पेंशन बंद कर दिया, घटाया नहीं, इवन बंद कर दिया। पहले तो घटाया फिर उसको बंद कर दिया। इससे नाना साहेब जो इसके बेटे थे बाजीराव द्वितीय के, वो बहुत गुस्सा हुए और 1857 की क्रांति में ये फिर विद्रोह कर दिए कि मेरा पेंशन दो, और मेरा पेंशन नहीं दो, मेरा भारत वापस दो, ये कहिए वो करने लगे। तृतीय, ये जो लास्ट लड़ाई हुआ था, थर्ड अंग्ल मराठा युद्ध, इसमें क्या हुआ ना कि युद्ध के संधियाँ हुई। जैसे कि पूना के पेशवा, पूना की संधि, नागपुर में लड़ाई हुआ तो भोसले थे नागपुर में, नागपुर की संधि, ये सभी लड़ाई हुआ, संधियाँ हुआ करती थी उस समय में। उस संधि के तहत अंग्रेज को कुछ मिलता था, एग्रीमेंट में कुछ अंग्रेज लेते थे, कुछ पेशवा लेते थे। ठीक है, और याद करो मैंने तुमको समझाया था, मराठा का जो पेशवा था वो 5 पार्ट में डिवाइड हुआ था। मराठा साम्राज्य 5 पार्ट में डिवाइड हुआ था, ऊपर समझाया था, नहीं समझाया था? ये देखो समझाया था ना, 5 था, जिसमें से 4 ही लोग लड़ा था, और एक जो लोग था, पचमा जो स्टेट था मराठा का, वो लड़वे नहीं किया था, बड़ोदरा, वो बिना लड़े ही हार मान लिया था। ठीक है, ये लड़ा नहीं था और बिना लड़े ही अंग्रेज लोग के सामने बोला, जाके पैर पड़ लिया, बोला हमसे नहीं होगा। लड़े ही ये स्वाधीनता स्वीकार कर लिया था। ठीक है, शामिल ही नहीं हुआ था बेचारा। ठीक है, स्वीकार कर लिया स्वाधीनता। उसके बाद पेशवा भी थे ना, पेशवा भी ख़त्म हो गए। पेशवा का एक पिंडारी आया, यह मराठा में छोटी टुकड़ी में जंगलों में रहने वाला छापामार युद्ध करके अंग्रेज़ों से लड़ती थी। मतलब मराठा साम्राज्य का ही छोटा सा एक टुकड़ी था, बचा हुआ था। पेशवा लोग भी मरा गया, छत्रपति शिवाजी तो पहले ही मरा गए। छत्रपति पेशवा दोनों ख़त्म होने के बाद पिंडारी आता है, जो मराठा साम्राज्य का ही कुछ लोग थे बचे हुए, और ये लोग जंगल वगैरह में रहा करते थे, और ये लोग अंग्रेज़ों से लड़ा करते थे। मराठा साम्राज्य इनके बलबूते अभी भी जीवित था। लेकिन लास्ट में क्या होता है, लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का अंत कर दिया। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों को मार दिया। अब छत्रपति शिवाजी का जो सपना था वो अधूरा रह गया। देखो, छत्रपति शिवाजी का तो सपना था कि मुस्लिम लोग को इंडिया से भगाया जाए, वो तो कंप्लीट हो गया। लेकिन मुस्लिम लोग भागा तो इंग्लैंड वाला लोग आके इंडिया पे राज कर लिया ना, एक हो गया, एक आ गया। तो होपफुली शिवाजी का सपना सही हुआ, लेकिन हम लोग अगेन उस मुग़ल को छोड़ करके देन अभी अंग्रेज़ के गुलाम बन जाते हैं। याद रखना, लॉर्ड हेस्टिंग ने ही पिंडारियों का अंत किया था। दिस इज़ ऑल अबाउट मराठा साम्राज्य। अभी हम लोग देख लेते हैं कि अंग्रेज़
भारत में आए कैसे कैसे थे, मतलब सबसे पहले कौन आया था? जैसे कि मैंने बताया, वास्को डी गामा। ये बहुत पहले आ गया था, बहुत पहले, 1498। समझ रहे हो भाई? 1498, मतलब समझ रहे हो, बहुत पहले। शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ, 1498, 100 साल पहले आया था पुर्तगाली लोग भारत में। और सबसे पहला पुर्तगाली आने वाला कौन था? वास्को डी गामा। मैंने इसको डिस्कस किया है, अब आगे देखते हैं। तो ये देखिए, इंडिया पे यूरोप वाले कैसे कैसे आए थे उसका टाइमलाइन है। सबसे पहले पुर्तगाली आया था, और पुर्तगाल वाला जो आया था वो था वास्को डी गामा, और वो कालीकत में पहुंचा था। कालीकत केरला का एक तट वाला शहर है, ठीक है। कब आया था? 17 मई 1498 में। ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। जब ये उस समय पुर्तगाल से आया था इंडिया में व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो उस समय भारत में जो राजा थे उसका नाम था जैमोरिन, ठीक है। और क्वेश्चन एक आता है कि पुर्तगाल लोग आए, फिर वो चला गया, वास्को डी गामा अपना 70% प्रॉफिट कमाया था, यहाँ से ले गया था क्या? ब्लैक पेपर। और जब यहाँ से ले गया था तो बहुत कम दाम में ले गया था। यूरोप में जाके जब बेचा ना, 70% इसको प्रॉफिट मिला। समझते हो? 70%। तो अब ये सब देख करके कि वास्को डी गामा गया था भारत, भारत से लाया है सामान, मसाला, अब इसको यूरोप में बेच रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, सभी लोग एकदम होड़ में लग गए, हम भी जीबो, हम भी जीबो। तो पुर्तगाल के बाद आया इंग्लैंड वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से बस ये याद रखना, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया? तो उसका नाम था फ्रांसिस्को अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसिस्को अल्मीडा, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो इसको भी याद रख लेना, ये पहला गवर्नर था, कोई पुर्तगाली जो पहला गवर्नर बना था इंडिया का। फिर तो भाई पुर्तगाली जैसे ही गया, इसने देखा इंडिया में बहुत ज़्यादा मसाला है, धन है। यूरोप के जितनी भी अदर कंट्री थे ना, फ्रांस हो गया, डेनमार्क हो गया, इवन ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड, यूके हो गया, सब बोले हम भी जेबो। अब इंडिया ये सब निकल दिए। अब वास्को डी गामा ने रास्ते तो खोज कर ही दी थी, अब वही रास्ता पे आगा के इंडिया ये लोग आने लगे धीरे धीरे। फिर इंडिया में धीरे धीरे यूरोपियन लोग आने लगे, बिजनेस के फॉर्म में आए थे। शुरुआती में जब यूरोपियन आए था, ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सभी शुरुआत में बिजनेस करने बस आया था। लेकिन फिर देखा इंडिया में सब कोई है नहीं संभालने वाला इन लोगों को। इंडिया में उस समय जो राजा वगैरह थे वो भी बकलोल थे, तो इसी मौके का फ़ायदा उठाता है सब, और इंडिया में अंग्रेज रह जाता है। बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले पुर्तगाली आया, ओके। तो सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले भारत में कौन आया था यूरोप की तरफ से? तो पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली के बाद कौन आया था? डच आया था, ठीक है। डच के बाद थर्ड में आया था तुम्हारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो भारत पे आने वाले 100 सालों के लिए राज करने वाला है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये आया था थर्ड नंबर पे आया था। इनसे पहले 2 लोग और आ चुके थे, कौन कौन? पुर्तगाली लोग एंड डच लोग। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आया, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जानते हैं कौन आया? फ्रेंच वाले, ठीक है, फ्रेंच वाले। लेकिन फ्रेंच वालों से पहले एक और आया था, लेकिन कुछ समय के लिए आया था, वो था डेनमार्क वाला। इसको डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। डेनमार्क को डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। तो ये फर्स्ट आया, ये सेकेंड आया, ये थर्ड आया, और इसको बोल सकते फोर्थ आया, और ये फिफ्थ आया। तो टोटल 5 यूरोपियन देश भारत में आया था, 5 यूरोपियन देश। और भनक कैसे लगी थी? पुर्तगाल का जो वास्को डी गामा था, यहाँ से गया मसाला लेके, वहाँ पे बेचा, 70% प्रॉफिट मिला। अब सब लोग के बीच में होड़ लग गई, हमहू जेबो, हमहू करबो, प्रॉफिट लेबो, हमहू मसाला बेचो। 70% प्रॉफिट कम नहीं होता है। अब 10 रुपये का सामान करोड़ों में बेच रहे हैं, तो आपको भी बिजनेस करने का मन करेगा, तो सबको करने लगा बिजनेस करने का मन, सब आने लगा धीरे धीरे। थर्ड नंबर पे आया ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ज़्यादा मजबूत था, ठीक है। तो जैसे ही आता है, पुर्तगाली लोग वगैरह साइड हो जाते हैं, ठीक है। पुर्तगाली लोग साइड कैसे होता है? पुर्तगाल की एक रानी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच में शादी हो जाता है, लव मैरिज। इसके कारण पुर्तगाली लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल जाता है और ये ख़त्म हो जाता है।
ठीक है। डच वाला भी कुछ ऐसा खास किया नहीं, तो ये भी अल्टीमेटली क्या देखोगे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, ठीक है। फ्रेंच वाला से लड़ाई होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन फ्रेंच वाले को भी ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब इंडिया पे राज कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, बंगाल पे युद्ध किया है, अवध में इसने लड़ाइयाँ लड़ी है, बिहार में बैटल ऑफ बक्सर कर दिया, बैटल ऑफ प्लासी किया बंगाल में। फिर उसके बाद तो इंडिया में इन्होंने राज किया अगले 100 सालों तक। फिर आते हैं गांधी जी। दिन हमारे 1857 की क्रांति भी हम लोग पढ़ेंगे आने वाले क्लास में, ठीक है। कैसे लड़ाई हुआ था मंगल पांडे के कारण, मंगल पांडे ने कैसे मारा था, वो सब देखेंगे आने वाले क्लासेस में। तो ये था, आप लोग समझ गए टाइमलाइन। अगले क्लास में हमने देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर एंड देन सो ऑन। फिर गांधी वाला जो युग है, गांधी जी के बाद नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, भारत आज़ाद होता है, वो 3rd क्लास में देखेंगे। तो 3 क्लास में होपफुली हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए रहने देते इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।